हुआ था। चलिए, कोण के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। कोण के प्रकार, ठीक है। पहला है न्यून कोण, पहला है न्यून कोण, नोट करिए। जीरो अंश से बड़ा, शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा, शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण कहलाते हैं। शून्य अंश से बड़े तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है या कहलाते हैं। ठीक, शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी इनके बीच से 90 अंश के बीच में अगर है, शून्य अंश से 90 अंश के बीच में है, के बीच, ये शॉर्टकट समझ लीजिए ना। अगर इतना याद रखोगे तो भी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, यानी शून्य से 90 के बीच होना चाहिए। दूसरा डालिए, समकोण, समकोण, तो लिखिए 90 अंश के बराबर के कोण को या 90 अंश के कोण को 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के बराबर के कोण को 90 अंश के बराबर शॉर्टकट में अगर इतना भी याद रहेगा तो भी आप समझ जाएंगे कि समकोण क्या है। 90 के बराबर का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। अब थोड़ा सा उदाहरण में देख लेंगे। जैसे न्यून कोण है तो देखिए 90 अंश का कोण तो ऐसे होता है, यल के आकार का, लेकिन इससे अगर छोटा है, थोड़ा भी झुका हुआ है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। और ये अगर यल के आकार का है तो समकोण। ठीक है। तीसरा डालिए, अधिक कोण, अधिक कोण, तो लिखिए 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम के कोण को 180 अंश से कम या छोटे कोण अधिक कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। यानी 90 से 180 के बीच, 180 अंश के बीच कोई भी कोण है तो क्या कहलाता है, अधिक कोण। ठीक। चौथा डालिए, ऋजु कोण या रेखा का कोण इसको बोलते हैं, रेखा का कोण, रेखा का
कोण, कोष्टक में लिख लेना ऋज कोण, कहीं कहीं इसको ऋज कोण बोला जाता है, ऋज कोण। ठीक, यहाँ पर देखिए अधिक कोण कहने का मतलब यल से बड़ा होना चाहिए लेकिन सीधी रेखा से छोटा होना चाहिए। अधिक कोण होगा, देखिए ये यल से बड़ा है, ठीक है, लेकिन सीधी रेखा से छोटा है। ऐसे कोई कोण हो तो इनको क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब देखिए ऋज कोण में लिखिए या रेखा कोण में लिखिए 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को ऋज कोण या रेखा का कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को ऋज कोण या रेखा का कोण कहते हैं। हो गया। पांचवा है आपका बृहद कोण, बृहद कोण। बृहद कोण, ठीक, ऋज कोण में 180 अंश के बराबर, ठीक। अब लिखिए बृहद कोण 180 अंश से बड़े तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहद कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऋज कोण है, ऋज कोण जो है एकदम सीधी रेखा में होता है, देख रहे हैं। मान लो यहाँ इसका ये बिंदु जो है मूल बिंदु है, यहाँ से इधर भी और इधर भी पूरा पैरेलल रहता है, तो इसे इसीलिए रेखा का कोण कहते हैं ना। किसी रेखा पर अगर कहीं कोण बना है तो उसे रेखा कोण या ऋज कोण कहते हैं। और जो बृहद कोण होता है वह 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, से 360 के बीच, ठीक है, के बीच, यानी इसके बीच का कोई कोण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बृहद कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा का कोण है तो रेखा से बड़ा होना चाहिए, देख रहे हैं, यानी ये वाला कोण। अगर यहाँ होता तो ये रेखा का कोण हो जाता, इसको थोड़ा सा और दबा देंगे या इस साइड में या इस साइड में तो बड़ा हो जाएगा ना रेखा से, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये आपका बृहद कोण होगा। छठा डालिए संपूर्ण कोण, संपूर्ण संपूर्ण कोण, तो लिखिए 360 अंश के बराबर के कोण को या 360 अंश के कोण को 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 का मतलब होता है पूरा एक राउंड घूम जाना, कहने का मतलब जैसे घड़ी की सुई पूरा एक राउंड घूमकर जब अपने पुनः स्थान पर आ जाती है तो कितने अंश का कोण बना लेती है, 360 अंश का। एक और है शून्य कोण, शून्य कोण, तो लिखिए जब कोण के दोनों किरण संगामी होते हैं, जब कोण के
दोनों किरण संगामी होते हैं, यानी एक साथ चलते हैं, तो उसे हम शून्य कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यह बिंदु है, यहाँ से दो किरणें निकली, एक किरण ये है और एक किरण ये है, और दोनों एक ही पर हैं, तो इनके बीच में तो कोई कोण बनेगा ही नहीं। यानी जब कोई कोण नहीं बन रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? शून्य कोण। यानी अगर दो चीजें एक ही रास्ते से जा रहे हैं तो उनके बीच में कोई कोण बनेगा नहीं, तो उसको हम शून्य कोण कहते हैं। हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के कोण के बारे में देखते हैं। ये तो सामान्य प्रकार के कोण थे ना, अब कुछ विशेष प्रकार के कोण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है संलग्न कोण। लिखिए, संलग्न कोण। संलग्न कोण। संलग्न कोण का मतलब होता है एक दूसरे से सटे हुए कोण, यानी ऐसे कोण जिनको जो है एक भुजा द्वारा जोड़ा जाता है, संलग्न कोण कहलाते हैं। लिख लीजिए। बटन जिसको दबाते ही पाकिस्तान ब्रांड। चलिए तो लिखिए, दो कोण यदि एक ही भुजा से जुड़े हों, एक ही भुजा से जुड़े हों तो संलग्न कोण कहलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के संलग्न कोण कहलाते हैं। हाँ, यदि दो कोण एक ही भुजा से जुड़े हों तो दोनों संलग्न कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के संलग्न कोण कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली भुजा ये है, एक ही भुजा से जुड़े हैं ना, तो ये दोनों संलग्न कोण कहलाएंगे। जैसे इस कोण का संलग्न पूछा जाएगा तो ये बताइए, इसका संलग्न पूछा जाएगा तो ये बताइए, वैसे इसका संलग्न ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक ही भुजा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर दो कोण को जोड़ने वाली भुजा एक ही हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण। इसी तरह अगर चतुर्भुज में लें, देख रहे हैं, जैसे इस कोण का संलग्न कोण ये भी होगा, ये भी होगा, समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। यानी ये दोनों इसके संलग्न कोण होंगे, इसके संलग्न कोण, ठीक है, इसके संलग्न कोण ये दोनों होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। आगे लिखिए, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। तो लिखिए, किसी चतुर्भुज अथवा खष्टभुज के, किसी चतुर्भुज के ही डालिए, खष्टभुज रहने दीजिए, किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये चतुर्भुज है,
मान लो इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बी का संलग्न कोण पूछा तो आप सी भी बता सकते हैं और ए भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सम्मुख कोण पूछा जाए तो सामने वाला कोण, यानी बी का सम्मुख कोण डी और डी का सम्मुख कोण बी, ए का सम्मुख कोण सी, सी का सम्मुख कोण ए, ठीक। अब डालिए कोटि पूरक कोण, कोटि कोटि पूरक कोण, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ये भी एक प्रकार का कोण है। तो है। चलिए कोटि पूरक कोण में लिखिए, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो संलग्न, यदि दो संलग्न नहीं, आसन्न, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है एक चीज, ये जो संलग्न वाला था ये वाला गड़बड़ हुआ है। चलिए इसको बाद में बताते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखिए क्या लिखे, कोटि पूरक। तो लिखिए यदि दो संलग्न कोण, यदि दो संलग्न कोण यदि दो संलग्न कोण का योगफल 90 अंश के बराबर हो तो, 90 अंश के बराबर हो तो उन्हें एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहते हैं, उन्हें एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब देखिए गड़बड़ी क्या हुई थी, संलग्न कोण, संलग्न कोण का मतलब होता है एक दूसरे से लगा हुआ कोण। देखिए कहने का मतलब एक ही बिंदु से बने दो कोण अगर इस प्रकार हो तो उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पर दो कोण देख रहे हैं, इसमें ए वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संलग्न, ठीक है। यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं संलग्न, ठीक है। और ये जो अभी यहाँ बताए थे वो सम्मुख कोण कहलाते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट, आसन्न कोण, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी देख लेंगे, इसको हम बाद में फिर से बनवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि दो संलग्न कोणों का योग कितना हो, 90 अंश के बराबर हो तो क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक। अब जैसे ये वाला अगर 30 अंश का है तो ये वाला कितना का होगा, अगर दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो ये वाला कितने का होगा, हाँ 60 का, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अगर ये 45 का है तब ये वाला कितने का होगा, 45 का होगा। अगर ये वाला 15 का है तब 75 ना, 75 और 15 कितने होते हैं, 90। तो बात समझ में आ रहा है, अगर दो संलग्न कोणों का योगफल 90 हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक। अगला डालिए पूरक, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक या समपूरक डाल लीजिए, ठीक है, समपूरक।
लिखिए, यदि दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो, यदि दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या संपूरक कोण कहलाते हैं। 180 अंश के बराबर हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है अगर दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो, 180 अंश माने दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर ये देखिए, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसका मतलब संपूरक कोण है। अगर ये आपका 60 का है तो ये कितने का होगा, 30, 120। ठीक, अगर ये 30 का है तब 150, यानी दोनों जोड़ने पर आपका 180 होना चाहिए। जैसे कह दिया 40 अंश का पूरक कोण कितने का होगा, तो 180 में से 40 को घटा लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला थोड़ा सा फिर से सही कर लीजिए, डाल लीजिए संलग्न कोण, हेडिंग करिए फिर से, उसको काट दीजिए ऊपर वाला। लिखिए, लिखिए, यदि दो कोण इस प्रकार बने हो कि, यदि दो कोण इस प्रकार बने हो कि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनकी एक भुजा तथा शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा तथा शीर्ष उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पर देखिए, इसकी भुजा भी उभयनिष्ठ है और शीर्ष भी, शीर्ष दोनों के एक ही हैं। ठीक है, मान लो अगर इसको O मान लें तो ए ओ बी और ए ओ सी दोनों त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो ही हैं। ठीक है, यहाँ भी O बीच में आ रहा है, यहाँ भी O बीच में आ रहा है, तो इसकी भुजा और शीर्ष दोनों उभयनिष्ठ हों। अगर इस प्रकार कहीं दो कोण हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, संलग्न कोण। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, एक और है आसन्न कोण, डालिए। आसन्न कोण लिखिए, यदि दो कोण इस प्रकार हो, यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनके शीर्ष भुजा के दोनों छोरों पर हो, उनके शीर्ष भुजा के छोरों पर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के, त्रिभुज डाल दिएगा, दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए,
जैसे यहाँ पर देखिए, एक कोण इधर से बन रहा है, देख रहे हैं, ए बी एक भुजा है, ठीक है, इस पर एक कोण इस तरफ बन रहा है, एक कोण इस तरफ बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम बी डाल दें, यानी बी ए बी तो यहाँ है, सी ए बी, ठीक है, और ए बी डी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आसन्न कोण। ठीक है, संलग्न नहीं, आसन्न। संलग्न तो ये दोनों हैं, यानी इनके उभय शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं, लेकिन इसके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं होते, केवल भुजा जो है उभयनिष्ठ होती है। दोनों में फर्क है, इसकी भुजा एक उभयनिष्ठ है लेकिन शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, और इसके एक भुजा तो उभयनिष्ठ है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है। दोनों में यही फर्क है। चलिए, कुछ और रह गए हैं, उनको भी 2 लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, कल